हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अपने अपने घरों में अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज चलिए क्लास 9th की बारी है और हम लोग जैसा कि जानते हैं केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर था एक्सरसाइज 1 और चैप्टर का नाम था हमारे परिवेश के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इनके बारे में पढ़ रहे थे। हमने बहुत सारे टॉपिक को जो है डील भी कर चुका था, लेकिन आज जो पढ़ना है, आज पढ़ने की बारी है पदार्थ की गैसीय अवस्था। हमने पदार्थ का ठोस अवस्था के बारे में भी पढ़ चुका था, हम जो है द्रव के बारे में पढ़ चुके थे, है ना, द्रव अवस्था के बारे में। और आज पढ़ना है पदार्थ की गैसीय अवस्था, जिसका इंग्लिश होता है द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। तो हम जानेंगे कि गैसियस अवस्था जो होता है, द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर जो होता है, तो उसके कण, उसके मॉलिक्यूल्स किस रूप में रहते हैं। तो इस अगर मान लीजिए इसे एक चित्र के मदद से समझते हैं। मान लीजिए अगर कोई क्या है, गैस पदार्थ की अवस्था है, तो इसके जो भी कैरेक्टर है, गैस का कण जो है एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर तक स्थित होता है ना। मतलब कि सर दो कणों के बीच जो है रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है। अधिक दो कणों के बीच अधिक दूरी होने के कारण ही इन दोनों कणों के बीच जो है अंतराअनुक आकर्षण बल जो है काफ़ी कमज़ोर होता है, तथा अंतराअनुक स्थान जैसा कि आप देख पा रहे हैं वो काफ़ी अधिक होता है। अतः गैस के कण जो है पूर्णतः स्वतंत्रता पूर्वक जो है समस्त उपलब्ध स्थान में इधर उधर गमन कर सकता है। इधर उधर इसके कण जो है एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से जा सकते हैं। रीजन है कि दो कणों के बीच अंतराअनुक स्थान जो है काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से ये गैस के कण जो हैं एक जगह से दूसरे जगह गमन कर सकते हैं। तो ये तो आपने देखा कि किसी भी मैटर में इसके जो भी गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं किस अवस्था में रहते हैं और किस तरह से ये अपना इसमें एक्टिविटी होता है। तो आइए हम जानेंगे कि गैसों के सामान्य गुण, गैस के सामान्य गुण कौन कौन से हैं, इसके बारे में जानते हैं। हम पढ़ेंगे गैसों के सामान्य गुण। सामान्य गुण में गैस का पहला गुण होगा, हम लिखेंगे कि गैस के सामान्य गुण निम्नलिखित हैं। और पहला नंबर बात करेंगे हम इसके शेप एंड वॉल्यूम का। तो लिखेंगे पहला कि गैस की ना तो कोई निश्चित आकृति होती है और न ही कोई निश्चित आयतन, और न ही कोई निश्चित आयतन। आपने देखा कि गैस की न पहला गुण है, गैस का न तो कोई निश्चित आकृति होती है और न ही इसका कोई निश्चित आयतन होता है। कारण कि गैस को हम जिस भी या लिक्विड के तरह ही यह अपना काम करता है, लिक्विड के तरह ही कैरेक्टर, जिस तरह से द्रव को जिस भी बर्तन में डाल देते थे वह उसका आकार ले लेता था, उसी प्रकार यहाँ पे गैस है। गैस को जिस भी बर्तन में रख देंगे, जिस भी कंटेनर में रख देंगे, वह उस कंटेनर का आकार ले लेगा। इसलिए हमने कहा गैस की न तो कोई निश्चित आकृति होती है और न ही कोई निश्चित आयतन। इसका गैस का
दूसरा कैरेक्टर है गैस का जो है ठोस एवं द्रवों की तुलना में, ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैस का घनत्व जो है काफी निम्न होता है। इसका जो डेंसिटी है ठोस और द्रव की तुलना में गैस का घनत्व काफी निम्न होता है, डेट मीन्स काफी कम होता है। ये सभी बातें जो है गैस का गुण है जनरल। इसमें इसके द्रवनांक और क्वथनांक जो है हम लिखेंगे सामान्य वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस के द्रवनांक और क्वथनांक जो हैं, द्रवनांक और क्वथनांक कमरे के ताप से कम होते हैं, है ना। तीसरा गुण सामान्य वायुमंडलीय दाब पर कोई भी गैस क्यों ना हो, किसी गैस का द्रवनांक और क्वथनांक जो है कमरे के ताप से हमेशा कम होता है। इसका चौथा गुण लिखते हैं, फोर्थ पॉइंट, गैसों की संपीड़ितता बहुत अधिक होती है। गैसों की अगर हम संपीड्यता की बात करें तो बहुत अधिक होती है। तो गैसों की संपीड़ितता बहुत अधिक होती है। गैस को हम जितना भी अगर प्रेस करके इस पर दाब देकर गैस को जितना भी हम छोटे भाग में सिकुड़ना चाहेंगे वह सिकुड़ सकता है, गैस संपीड्य हो सकता है। आप देखे होंगे कि आपके घरों में जो भी गैस सिलेंडर होते हैं उस सिलेंडर में दाब बनाकर गैस को जो है काफ़ी मात्रा में उतने सारे आपका छोटे से सिलेंडर में 14 से 15 केजी गैस भर दिया जाता है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि गैस में गैस के कण जो होते हैं उनमें जो है गैस के पदार्थ में अंतराणु का स्थान काफ़ी ज़्यादा होता है। इस वजह से गैस संपीड्य हो जाते हैं, अर्थात गैस को हम सिकुड़ा सकते। इसलिए मैंने लिखा गैसों की संपीड्यता जो है ठोस और द्रव की तुलना में बहुत अधिक होती है। पहला पॉइंट मैंने बताया कि गैस का सामान्य गुण जो है वो निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है गैस की ना तो कोई निश्चित आकृति होती है और न ही इसका कोई निश्चित आयतन होता है। दूसरा पॉइंट पे लिखेंगे ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैस का घनत्व निम्न होता है। तीसरा गप लिखेंगे सामान्य वायुमंडलीय दाब पर किसी गैस का द्रवनांक और क्वथनांक जो है कमरे के ताप से हमेशा कम होता है, लो होता है। चौथा पॉइंट है गैसों की संपीड्यता बहुत ही अधिक होती है। चलिए इसका पांचवा पॉइंट के बारे में जानते हैं। तो पांचवा पॉइंट जानने से पहले जो है इस स्पेस नहीं है तो इसे मैं मिटा देता हूँ। पहले पांचवा पॉइंट है कि गर्म या ठंडा करने पर, पांचवा पॉइंट है
गैस को गर्म या ठंडा करने पर गैस को क्रमशः प्रसरित या संकुचित, इंग्लिश होता है इसका एक्सपेंड और कंप्रेस्ड, है ना। प्रसरित का इंग्लिश होता है एक्सपेंड और संकुचित का इंग्लिश होता है कंप्रेस्ड। गैस गर्म या ठंडा करने पर गैस को क्रमशः प्रसरित या संकुचित किया जा सकता है, किया जा। आप जब चाहें गर्म को ठंडा गैस को गर्म करके या ठंडा करके क्रमशः इसे एक्सपेंड या कंप्रेस्ड, दैट मीन्स प्रसरित या संकुचित किया जा सकता है। अगर इसके छठे पॉइंट की बात करें तो छठा पॉइंट में लिखेंगे कि अगर गैस के घनत्व में अंतर रहते हुए भी गैसों के परस्पर मिश्रित हो जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को गैसों का विसरण कहा जाता है। हम लिख सकते हैं 7वें पॉइंट में कि अगर दो गैसों के घनत्व में अंतर रहते हुए भी, दैट मीन घनत्व में अंतर रहते हुए भी गैसों के परस्पर मिश्रित हो जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया, उस दोनों गैस दो अलग अलग गैस हैं और दोनों गैस के घनत्व में डेंसिटी में अंतर है, डिफरेंस है, तो भी वो दोनों गैस आपस में मिश्रित हो जाते हैं। और इसे ही इसलिए मैंने लिखा कि घनत्व में अंतर रहते हुए भी गैसों के परस्पर मिश्रित हो जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को गैसों का विसरण कहा जाता है। तो ये सभी जितने भी बातें हैं ये सब जो है गैस का जनरल आपका कैरेक्टर है, गुण है। इसका 7वां पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि गैस का संघनन, अगर कोई भी पदार्थ हो, पदार्थ के गैसीय रूप का द्रव में अगर वह परिवर्तन, द्रव में अगर उसका परिवर्तन गैस का संघनन कहलाता है ना। मैंने लिखा कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि गैस का संघनन क्या है, तो मैंने लिखा पदार्थ के गैसीय रूप का, अगर पदार्थ का कोई गैसीय रूप का रूपांतरण द्रव के रूप में परिवर्तन अगर उस गैस का हो रहा है तो इसे ही गैस का संघनन कहलाता है। आपने देखा होगा जब आप अपने घरों में चावल बनाते हैं तो चावल का प्लेट को जब हटाते हैं, हांडी का प्लेट, तो उससे बहुत ज़्यादा भाप निकलता है। भाप वह गैस के रूप में होता है जब उस प्लेट या थाली को आप
हटाते हैं तो देखते हैं उसके ऊपर बहुत सारा पानी हो जाता है। तो उसी गैस का रूप बदलकर द्रव में अगर वह गैस परिवर्तित हो जाता है तो यही गैस का संघनन कहलाता है। इसलिए मैंने लिखा कि पदार्थ के गैसीय रूप का द्रव में परिवर्तन जो है, द्रव में चेंजिंग जो है, वो गैस का संघनन कहलाता है। दैट मीन्स कंडेंसेशन कहलाता है। तो ये सभी जितने भी बातें आपने पढ़ा, ये सभी जो है आपका था गैस का जनरल कैरेक्टर, गैस का सामान्य गुण, है ना। तो चलिए इसके बाद पढ़ते हैं क्रांतिक ताप क्या है। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है कि क्रांतिक ताप क्या है। चलिए हमारा टॉपिक है क्रांतिक ताप, जिसका इंग्लिश होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, हम इसके बारे में जानते हैं। कहता है क्रिटिकल टेम्परेचर, जैसा कि मैंने बताया कि पदार्थ के गैसीय रूप का द्रव के रूप में परिवर्तन जो है वह गैस का संघनन कहलाता है। अगर मान लीजिए गैस पर दाब बढ़ाकर या उसका ताप कम करके उसका संघनन किया जा सकता है। संघनन करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो गैस का दाब बढ़ा देंगे या नहीं तो ताप को कम करके हम गैस को संघनित कर सकते हैं। गैस पर दाब बढ़ाने पर गैस के कण परस्पर निकट आ जाते हैं। जब ऐसा करेंगे कि गैस का दाब अगर आप बढ़ाते हैं तो गैस का कण जो है परस्पर क्या हो जाएंगे, निकट हो जाएंगे, जिससे अंतरा अणुक स्थान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जब ऐसा होगा तो ऐसा होने से गैस के कणों के बीच जो भी अंतराण्विक आकर्षण बल है वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे गैस जो है द्रव रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी गैस जो है द्रव के रूप में किस प्रकार से परिवर्तित होता है। जब हम गैस का दाब बढ़ाते हैं तो गैस का जो भी कण है वो एक दूसरा कण एक दूसरे के काफ़ी निकट आ जाते हैं, जिससे उन दोनों के बीच अंतराअणुक स्थान पहले ज़्यादा रहता है, उसके बाद वह काफ़ी कम हो जाता है तथा वे अंतराअणुक आकर्षण बल वहाँ का बढ़ जाता है और इसके बढ़ने से वह गैस जो है द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगर किंतु गैस के संघनन में दाब की अपेक्षा, मैंने यहाँ दाब को बढ़ाया था, अगर दाब की अपेक्षा ताप का स्थान महत्वपूर्ण है, किंतु याद रखेंगे गैस के संघनन में जो है दाब की अपेक्षा ताप का स्थान जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपसे बच्चे बोलेंगे सर ऐसा क्यों, है ना। तो बोलेंगे क्योंकि प्रत्येक गैस के लिए एक निश्चित ताप होता है। जितने भी गैस हैं, जितनी भी सारी गैसें हैं, प्रत्येक गैस के लिए एक निश्चित ताप होती है और जिस निश्चित ताप से, है ना, अधिक ताप पर गैस संघनित हो ही नहीं सकती। कहने का मतलब है कि जिस निश्चित ताप से अधिक ताप पर गैस जो है संघनित हो ही नहीं सकती, चाहे उसका दाब कितना भी अधिक क्यों ना बढ़ा दिया जाए, वह संघनित गैस नहीं होगा। इसलिए यह जो आपका ताप है, जो भी टेम्परेचर है, इस ताप को ही क्रांतिक ताप, दैट मीन्स क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है। तो इसके बाद है आपका गैस का दाब। गैस का दाब क्या है, इसके बाद आपका टॉपिक है कि गैस का दाब। तो बोलेंगे कि गैस के दाब में
हमारा होगा प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस। तो इसमें मतलब क्या होगा, हिंदी इसका गैस का दाब। तो गैस का दाब में कहेंगे, प्रेशर ऑफ गैस में हम लोग लिखेंगे कि बर्तन की दीवारों के प्रति, बर्तन के कोई भी अगर बर्तन हो, उस बर्तन के दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, इकाई यूनिट एरिया, इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा, गैस के कणों द्वारा आरोपित बल जो है गैस का दाब, दैट मीन्स प्रेशर ऑफ गैस कहलाता है ना। तो मैंने बोला कि प्रेशर ऑफ गैस क्या है, गैस का दाब, तो बोले बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, बर्तन के दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा जो भी आरोपित बल होता है, जो भी फोर्स लगता है, उसे ही गैस का दाब कहते हैं, गैस का दाब कहलाता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि पैराग्राफ चेंज करके कि सर वायु का दाब जो है ना, इसी को तो हम लोग वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायु का दाब ही वायुमंडलीय, वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है, जिसका वायुमंडलीय दाब का इसका इंग्लिश नाम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसलिए मैंने कहा जो भी वायु का दाब है, वायु के दाब को ही वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। और आप लोग याद रखेंगे, मैंने बताया था दाब में कि दाब का परिभाषा बताया था कि सर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। और दाब का आविष्कार ब्लेज पास्कल साहब ने इसका किया था, इसलिए दाब का ऐसा यूनिट पास्कल होता है ना। दाब की इकाई क्या होती है? पास्कल होता है, जिसे मैंने PA से डिनोट किया था, है ना। दाब को किस में मेजर करते हैं? पास्कल में। तो एक अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सर एक वायुमंडल दाब या एक वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है, तो वैल्यू याद रखेंगे कि सर 1.01 गुने 10⁵ पास्कल कितना होता है? एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। PA को क्या पढ़ेंगे? पास्कल। पास्कल क्या है? पास्कल जो है दाब का ऐसा ही मात्रक है, अर्थात दाब की इकाई है पास्कल। इसलिए एक जब भी अगर पूछा जाए तो एक वायुमंडलीय या एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर या एक ATM बराबर वाट, है ना। तो क्या लिखेंगे? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, है ना। तो ये आप लिखेंगे। तो चलिए इसके बाद जो है हम कुछ और थोड़ा देखते हैं। इसमें इस वीडियो को जो भी बच्चे देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से जो भी शिक्षक आपके कोचिंग के जो भी शिक्षक जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसका अपलोड करते हैं, इसकी सूचना, इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको तुरंत मिल जाएगा। तो और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना न भूलें।
तो अगला है, देखेंगे पदार्थ की अवस्थाओं का पारस्परिक परिवर्तन। इसका इंग्लिश होता है इंटर कॉन्वर्टिबिलिटी ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। क्या होता है? इंटर कॉन्वर्टिबिलिटी ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाओं का पारस्परिक परिवर्तन जाने। आप जानते हैं, तो मैंने बोला पदार्थ की अवस्थाओं का पारस्परिक परिवर्तन, तो आप जानते हैं कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैंने बताया था ठोस, जिसको सॉलिड कहते हैं, दूसरा बताया था द्रव, जिसको लिक्विड कहते हैं, और तीसरा बताया था गैस, जिसको गैस कहते हैं। तो आपने देखा था, अगर मान लेते हैं इसका पारस्परिक संबंध, अगर ये है ठोस है आपका, अगर लिखते हैं एक यहाँ पे कोई पदार्थ है, यह है ठोस अवस्था है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई द्रव अवस्था है और यहाँ पे कोई गैस अवस्था है। तो जब हम ठोस को इसे एक आइकन में बंद कर देते हैं, है ना, और इसे एक एरो चिन्ह के द्वारा शो अप करते हैं, याद रखेंगे एक तीर का चिन्ह इधर है और एक तीर का चिन्ह इधर है। इसी तरह से इसमें भी, इसी तरह से इसमें भी। जब इसको गर्म करते हैं, यहाँ गर्म और इधर क्या है? ठंडा है। उसी तरह से यहाँ पर गर्म, इसी तरह से ठंडा है। तो आपने देखा कि ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, जब हम किसी ठोस को गर्म कर रहे हैं तो वह द्रव अवस्था में बदल रहा है, यदि हम द्रव को गर्म कर रहे हैं तो गैस अवस्था में बदल रहा है। उसी तरह जस्ट इसका अपोजिट चलते हैं, गैस को अगर हम ठंडा करते हैं तो यह गैस हमारा द्रव अवस्था में बदलता है, और इस द्रव को अगर ठंडा करते हैं तो यह ठोस अवस्था में बदलता है। तो आज यहीं पर अपने क्लास को समाप्त करते हैं। आप इसे अच्छे से समझ लेंगे। अगर कोई भी समस्या आता है तो आप मेरे, जैसा कि आपको पता है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, है ना। तो इसका मैं नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल दूंगा। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैं इस टॉपिक को अधूरा ही छोड़ रहा हूँ। इस पर कल नेक्स्ट क्लास को आज का होमवर्क रहा, मैंने जहाँ तक आपको पढ़ाया है वहाँ तक का जो है इस टॉपिक पे फेयर करके लिखना है। केमिस्ट्री में होम लेसन 1 का क्वेश्चन आंसर जो है रफ कॉपी में बनाना है और बनाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर पर है, इस नंबर पर भेजना है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।